धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको हमारी तरफ से, एम्बे की पूरी टीम की तरफ से। दोस्तों, आज हम 18वें दिन में पहुंच चुके हैं इंटेंसिव फेज के, जहां पे हम आज बात करेंगे प्राइमरी इंडिसेस ऑफ वेट मैनेजमेंट के ऊपर में। यानी किस प्रकार से हम अपने वेट मैनेजमेंट को मेजर कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हमने कल देखा कि हमारा गट किस तरीके से फील करता है। हमने कल देखा व्हाट इज योर गट फीलिंग 70वें दिन में। और हमने ये भी देखा कि और हमने ये भी जाना कि हमारा जो गट है, यानी हमारे पास में एक नहीं दो दो ब्रेन्स होते हैं। हम किस तरीके से, हम एक ब्रेन से तो फेमिलियर है जो कि हमारे सर पे है, लेकिन जो हमारा दूसरा ब्रेन होता है वो हमारे गट में होता है। एंड आई एम श्योर जो हमारा गट है, आप सब अब तक ये जान चुके होंगे कि आपका गट जो है ये आपके नर्वस सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसे एक सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। हमने यहाँ पे कल देखा कि किस प्रकार से गट का जो माइक्रोबायोटा है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जहां पे कम से कम 95% हमारे शरीर का सेरोटोनिन प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि हमारे बिहेवियर को और हमारे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने ये भी देखा किस प्रकार से ब्रेन जो है वो हमारे गट हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से हाई फाइबर फूड जैसे ग्रेन्स हो गया, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, मिलेट्स हो गया, लेग्यूम्स जैसे राजमा, मूंग, छोले, ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन और नरिश करने वाला बैक्टीरिया देता है। हमने कुछ ऐसे फूड्स के बारे में भी जाना जिसके अंदर में गुड फैट्स पाए जाते हैं। हमने ये भी जाना कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए फाइबर्स यानी फाइटोन्यूट्रिएंट्स और प्लांट बेस्ड डाइट लेना, गुड फैट्स लेना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना, जो कि हमारे गट के बैक्टीरिया को एनहांस करता है। और साथ ही साथ कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है प्रोसेस्ड फूड का, जैसे सैचुरेटेड फैट हो गया, फूड जिसमें शुगर्स बहुत हाई है, रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स हो गया, एडिटिव्स हो गया, इसका कितना नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे गट के हेल्थ पे। स्पेशली अगर हम बात करें, इस तरह के खाने से हमारा मूड इफेक्ट होता है और साथ ही साथ हम अपने फोकस को भी खो देते हैं और एंजाइटी भी बढ़ जाती है। और ये हमारे गट के जो माइक्रोबायोटा है उसके बैलेंस को भी इफेक्ट करता है, गट में इन्फ्लेमेशन देता है। सो इसीलिए हमें बहुत ही माइंडफुल होना चाहिए, स्पेशली जब हम पैकेज स्नैक्स लेते हैं, पैकेज बेवरेजेस लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर में बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो इसीलिए हमें अपने गट के माइक्रोबायोटा को, बैक्टीरियाज को नरिश करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज जो है, जैसे मैंने बात किया, हम बात करेंगे प्राइमरी इंडिसेस ऑफ वेट मैनेजमेंट के ऊपर में। बट उससे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर श्याम को, और उनके क्या विचार है आज के इस सेशन के बारे में, या फिर आज क्या हमारे साथ में वो अपने नॉलेज ना शेयर करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले उनको इनवाइट करूंगी। थैंक यू डॉक्टर श्याम, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी धनतेरस फ्रॉम ऑल साइड। Thank you. Happy Dhanteras to everyone from me and a very good morning. नमस्कार सबको मेरी तरफ से। आज मैं डेफिनेटली वेट मैनेजमेंट के बारे में नहीं बात करूंगा। मेरा स्पेशल टॉपिक है आज, जो आप न्यूज़ में है सब जगह, वो है हमारा एयर पोल्यूशन। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे आसपास हर दिन हर वक्त न्यूज़ में हमारे घर पे मौजूद होती है। और एयर पोल्यूशन के पीएम पर्टिकुलर मैटर उनका साइज है 2.5 और पीएम 10 के इस तो हमारे सांस की हवा में ये हमेशा मौजूद है। जहाँ देखो, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, तो इनका आकार भले ही बहुत छोटा हो, पर इनका स्वास्थ्य पर असर काफी गहरा हो सकता है। ये भी इनको समोदियम कैन ऑल्सो बी ओबेसोजेंस, हमारे वेट मैनेजमेंट में भी वेट में भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम इनको सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो तुरंत हमारी बॉडी रिएक्ट करती है
क्योंकि हमारे बॉडी को पता है ये हमारा दुश्मन है। तो आंखों में पानी आना, गला खराब होना, खांसी आना, बस ये सब सिम्टम्स है। जो लोग ऑलरेडी सांस की बीमारियों जैसे आस्थमा या सीओपीडी से जूझ रहे हो, उनके लिए ये और भी गंभीर हो सकता है। तो सोच लो, हमारे डेंसली पॉपुलेटेड न्यू दिल्ली में है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड मेगा सिटी है, वहां एवरेज लाइफ स्पैन 10 साल से ज्यादा कम हो गई है। 10 साल के से ज्यादा। देखो, पर असली खतरा क्यों है? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से है। समय के साथ ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस को जन्म दे सकते हैं, और सिर्फ लंग्स तक ही नहीं, बल्कि खून के जरिए पूरे शरीर पर असर कर सकते हैं। इससे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च ने दिखाया है कि PM 2.5 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से लंग कैंसर और लंग फंक्शन में कमी के खतरा बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर का नेचुरल रिस्पॉन्सेस क्या है? हमारे शरीर का नेचुरल रिस्पॉन्स इस दुश्मन से इन्फ्लेमेशन करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करना, लेकिन ये सब डिफेंसिव मैकेनिज्म है। लेकिन क्या होते हैं, हम हर दिन हमारे बॉडी एक्सपोज्ड है पोल्यूशन से। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो पीएम का असर सिर्फ लंग्स तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरी बॉडी पर सिस्टमिक इफेक्ट दिखाते हैं, पूरी बॉडी पर। राइट, आप किसी भी ऑर्गन ले लो। तो ये समस्या सभी के लिए एक समान नहीं रही है। हमारे बच्चे हैं जिनके लंग्स यंग हैं, बुजुर्ग और पहले से बीमारियां से जूझ रहे लोग पीएम के असर से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब भी पोल्यूशन ज्यादा है तो पर इंडोर एक्सरसाइज करना। फिर दूसरा बात है कि हम मास्क पहनना। अगर आपके पास N95 मास्क है, वो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो फिर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट्स खाना, जहाँ की फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सप्लीमेंटेशन और अच्छी मात्रा में पानी पीना जरूरी है। साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से लंग की कैपेसिटी बढ़ सकते हैं। फाइनली, एयर क्वालिटी पर नजर रखना हर दिन, और एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करना जिसमें हेपा फिल्टर्स हो। पूछ लो इसमें हेपा फिल्टर्स है क्या नहीं। विदाउट हेपा फिल्टर्स आप कोई एयर प्यूरिफायर मत खरीदना। तो यही था मेरा आज का सोच एंड मेरा एडवाइस कि आपका लंग्स को प्रोटेक्ट करो, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रोटेक्ट करो, आपके बच्चे और बुजुर्ग को और आपको भी प्रोटेक्ट करो। थैंक यू एवरीवन, बैक टू यू मेघा। थैंक यू। बिल्कुल सही बोला आपने डॉक्टर श्याम। इनफैक्ट अभी मैं थोड़े दिन पहले ही पढ़ रही थी कि दिल्ली में हर तीसरा बच्चा उसको एस्थमा है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। और इनफैक्ट अगर हम अभी की बात करें तो दिवाली के बाद में ये स्मॉग, ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज एडवाइज्ड कि हम ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें या फिर क्रैकर्स का इस्तेमाल ना करें। और ये समस्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है, और इसका भार हमारे ऊपर में है, क्योंकि हमें भी योगदान करना है कि किस तरीके से प्रदूषण को कम करें और अपने आप को भी और अपने पूरे परिवार को और पूरी दुनिया को हम सेफ रखें। सो थैंक यू फॉर दीज थॉट्स डॉक्टर श्याम। सो दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आज के इस विषय पे बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वेट मैनेजमेंट के कौन कौन से इंडिसेस है जो हमें जानने चाहिए और जो हमें मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए, और अपने इस हेल्दी लिविंग की जर्नी को कैसे हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी सपना जी को। सपना जी ने अपनी बैचलर्स आयुर्वेद में करी है और इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डायटेटिक्स और थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन जामिया हमदर्द से करी है। वो एमबी के साथ में पिछले 7 साल से जुड़ी हुई है और उनका एक्सपीरियंस हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर में 12 साल का है। तो चलिए मैं अब उनको इनवाइट करूंगी। सपना जी, ओवर टू यू।
थैंक यू मेघा सो मच एंड सुप्रभात आप सभी को। और आज के इंटेंसिव फेज के 18वें दिन और इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग के इस सेशन में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर श्याम, क्योंकि दिवाली आई थिंक किसी वीकेंड के अराउंड है और इस टाइम पे पोल्यूशन जैसी चीज को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए। साथ में आई थिंक ये टॉपिक भी इस टाइम पे बहुत जरूरी है समझना, बिकॉज दिवाली है तो ये जरूरी है समझना कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे गलत खान पान से कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बढ़ या कम सकते हैं। तो मैं पहले जो है अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। जी। दीजिए, स्क्रीन विजिबल है मेरी मेघा? यस। ओके, सो आज के सत्र में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम समझने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी होगी, बिकॉज जब हमने इस सत्र की शुरुआत की थी, जब हमने एक्चुअली इस प्रोग्राम को शुरू किया था, तो हमने आप सबसे कुछ पैरामीटर्स को नापने की बात कही थी कि आप अपना बॉडी कंपोजिशन चेक कीजिए, जहाँ पे आप अपना वेट चेक कीजिए, अपना जो है विस्ट्रल फैट आप ओमरॉन मशीन के थ्रू चेक कीजिए, जहाँ पे आपको बीएमआर बीएमआई ये सारे पैरामीटर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। और आज हम इस सत्र के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये पैरामीटर जरूरी हैं, क्या उसके जो है क्या उसके जो है हेल्दी रेंज है, और क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए ताकि आप उस हेल्दी रेंज में बने रह सकें। तो ये बहुत ऐसे महत्वपूर्ण मापदंड हैं जिसको कहीं ना कहीं हमें डेली बेसिस पे समझना जरूरी है। डेली बेसिस पे एटलीस्ट 15 दिन के बेसिस पे ट्रैक करना जरूरी है, ताकि आप ये जान पाए कि क्या आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जो आप हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग के दौरान जो चीजें कर रहे हैं अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने स्लीप में, अपने स्ट्रेस के की दिशा में जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और इसीलिए इन मापदंडों को जानना और इनकी हेल्दी रेंज को जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज अगर ये हेल्दी रेंज में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको फिर से दोबारा से अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के ये समझना पड़ेगा कि क्या और ऐसा कर सकते हैं कि हम और ज्यादा इन मापदंडों की हेल्दी रेंज में आ सके। और अगर आप देखें कि सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं हमारा जीवन बहुत सारे नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसी प्रोग्राम के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हमने बहुत सारी चीजें आपको नंबर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हमारे वैसे भी चलते रहते हैं कि मुझे 7 बजे उठना है, मुझे इतनी रोटी खानी है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि आपको 8 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, आपको इतने घंटे की नींद लेनी चाहिए, आपको इतने बजे खाना खा लेना चाहिए, आपकी प्लेट में 25% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट और 50% आपका जो है फल और सब्जियां होनी चाहिए, आपको दिन भर में 10,000 स्टेप्स करने चाहिए। तो ये नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये आपके दिमाग में एक क्लैरिटी देते हैं कि मुझे ये टारगेट यहाँ तक पहुंचना ही है, राइट? और वो फिर आपके धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसीलिए इन नंबर्स को आइए थोड़ा सा गहराई से जानते हैं, और क्यों ये महत्व रखते हैं और क्यों ये इस प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनका ट्रैकिंग इस प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम वजन की बात करते हैं, राइट, तो भले ही बहुत कोई टेक्निकल इंसान हो चाहे नहीं हो, लेकिन सब लोग एक टर्म से भली भांति वाकिफ है, वो है बीएमआई। और बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, राइट? एक बहुत ही कॉमन टर्म है और ये एक ऐसी संख्या है जो आपको एक फॉर्मूले के थ्रू मिलती है। फॉर्मूला क्या है आपका? वेट जो किलोग्राम में होना चाहिए और हाइट इन मीटर्स, हाइट इन स्क्वायर जो आपकी मीटर्स में होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि मान लीजिए आपका वजन अगर 85 है, तो आपका वजन 85 केजी हो, आप उसको ऊपर रखेंगे, और हाइट अगर आपकी 165 सेंटीमीटर्स है, राइट, 165 सेंटीमीटर्स को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे? 1.65। और क्योंकि हमने इसको स्क्वायर मीटर में रखा है तो आप क्या उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.65 इंटू 1.65। तो 85 डिवाइडेड बाय 1.65 इंटू 1.65, तो उससे आपको अपने हाइट और वेट के हिसाब से एक संख्या मिलेगी
जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप ओवरवेट साइड में हैं, ओबीज साइड में हैं, ओबीज क्लास 1 में है, ओबीज क्लास 2 में है, वो सारी थोड़ी सी आपको एक जानकारी मिलेगी। लेकिन अगेन आज के टाइम में जब ये इन्वेंट हुआ था, ये ऑलमोस्ट 1830 1850 के टाइम समय में जो है इन्वेंट हुआ था। और उस टाइम पे क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा मशीन्स, बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा और पैरामीटर्स नहीं थे समझने के लिए, तो ये उस टाइम के हिसाब से जो है एक अच्छा पैरामीटर माना जाता था वजन को के वर्गीकरण के लिए। लेकिन आज के टाइम पे ये एक स्क्रीनिंग पर्पस से जो है ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बीएमआई एक एक पूरा कह सकते हैं थोड़ा सा एक फॉल्टी पैरामीटर है, बिकॉज इसमें जो है आप ये नहीं समझ पाते, क्योंकि इसमें आप ये नहीं समझ पाते कि आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आपका मसल मास परसेंटेज कैसा है, आपका जो है बोन वेट कितना है, तो वो सारी चीजें आप नहीं समझ पाते। और एक ब्रॉड टर्म में जो है आप ये देख पाते हैं कि अच्छा अगर आपकी ये वैल्यू है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में है। तो इसको थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो आप अपने लेफ्ट साइड, स्लाइड के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि दो महिलाएं हैं यहाँ पे, जिनका हाइट सेम है, जिनका वजन भी सेम है और जिनका बीएमआई भी सेम है। बट अगर आप देखेंगे आपको ये समझ में आएगा कि सिर्फ एक सेम बीएमआई होने की वजह से आप उनको हेल्दी कैटेगरी में नहीं रख सकते। आप लेफ्ट हैंड साइड की जो महिला है उनको अगर आप देखेंगे वो थोड़ा सा उनका फैट, वो थोड़ा सा फैटी साइड में लग रही हैं, और जो राइट हैंड साइड की महिला है वो आप देखेंगे कि थोड़ा सा लीनर साइड पे लग रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बीएमआई सिर्फ एक पैरामीटर नहीं हो सकता ये समझने के लिए कि जो है कि एक पर्सन हेल्दी है या नहीं है, बिकॉज क्योंकि एक हाई बीएमआई वाला व्यक्ति भी स्वस्थ कहा जा सकता है, बिकॉज उसका मसल मास जो है ज्यादा हो सकता है, उसका बोन वेट ज्यादा हो सकता है कंपेरेटिव टू उसके फैट परसेंटेज के। और अगेन बीएमआई की अगेन अपनी सीमाएं हैं, जैसे मैंने कहा कि वो आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मसल मास, बोन डेंसिटी ये सब नहीं बता पाता। तो अगर आप देखेंगे आपके राइट हैंड साइड पे डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, डब्ल्यूएचओ बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से एक वर्गीकरण दिया हुआ है, और ये वर्गीकरण भी अगेन दो भागों में विभाजित है। पहला है जो आपके ग्लोबल लेवल पे जो पॉपुलेशन है उसके लिए, और जो दूसरी तरफ एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे है वो आप देखेंगे कि स्पेशली एशियन लोगों के लिए है। और इस विभाजन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बीएमआई भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो एशिया पैसिफिक वाला क्यों अलग से वर्गीकरण दिया हुआ है, क्योंकि एशियन जो लोग होते हैं उनका जो है थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा होता है। और ये भी देखा गया है अध्ययन के अनुसार कि उनमें 3 से 5% जो है फैट संचय करने की क्षमता ज्यादा होती है। अगर आप कुछ दिन पहले के सेशन की बात याद करें तो डॉक्टर श्याम ने ये बताया था कि ओवर द ग्लोबल पॉपुलेशन जो एशियन पॉपुलेशन है उनको बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स 10 साल पहले हो जाते हैं, और ये उनकी फैट संचय करने की क्षमता ज्यादा होने के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसी हिसाब से डब्ल्यूएचओ ने ये दो वर्गीकरण दिए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल ग्लोबल पॉपुलेशन का अगर देखा जाए तो जो बीएमआई जिनका 18.5 और बिलो होता है उनको अंडरवेट कैटेगरी में रखा जाता है। 18.5 से 24.9 को नॉर्मल कैटेगरी में रखा जाता है। 25 से अबव 25 से 29.9 की जहां तक कैटेगरी होती है उसको ओवरवेट कैटेगरी में रखा जाता है। और यहाँ से धीरे धीरे जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी जो हेल्थ से, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बाकी परेशानियां हैं उसके भी बढ़ने का चांस बढ़ने लगता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोमॉर्बिडिटीज का जो रिस्क है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 30 to 34.9 अगर आपका बीएमआई है तो आप ओबीज क्लास 1 में आते हैं, 35 to 39.9 ओबीज क्लास 2, एंड अगर 40 से ज्यादा होता है तो वो मॉर्बिड ओबेसिटी कहा जाता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे एशियन जो बीएमआई है उसकी रेंज कंपैरेटिवली कम है आपके जो ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से। तो 18.5 यहाँ पे भी अंडरवेट है, बट 18.5 से 22.9 एक नॉर्मल रेंज माना गया है। बट 23 से 24.9 को ओवरवेट कैटेगरी में माना जा रहा है यहाँ पे, और जहां से आपके जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की जो का जो खतरा है वो बढ़ने का चांस बढ़ने लगता है। और यहाँ पे 25 को जो है ओबीज एंड अबव कैटेगरी में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बीएमआई फिर भी
इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बावजूद भी जब भी हम वजन की बात करते हैं तो ये एक सबसे पहला पैरामीटर है जो आपको ये समझाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो चलिए अब आगे दूसरे मापदंड की बात करते हैं। तो अगले जिस मापदंड की हम बात कर रहे हैं वो है आपका वेस्ट और हिप का मेजरमेंट और उसका रेशो, बेसिकली जिसको हम कहते हैं वेस्ट और हिप का हिप सर्कमफेरेंस रेशो। ओके, और क्यों ये अनुपात को समझना यहाँ पे जरूरी है, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि आपका जो वेस्ट और जो हिप है वो ऐसी जगह है जहाँ पे फैट का संचय काफी अधिक मात्रा में होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर बन जाता है जो हमें ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता है कि आपकी एब्डोमिनल ओबेसिटी कैसी है। और एब्डोमिनल ओबेसिटी आजकल के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है ये समझने के लिए कि आपको स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कितना खतरा हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ तो ये भी मानते हैं कि बीएमआई से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका वेस्ट इज टू हिप रेशो जो पैरामीटर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बट जहां तक मेरा मानना है, मैं ये मानती हूँ कि और आई थिंक सभी लोग इस बात से अग्री करेंगे कि कोई भी एक पैरामीटर आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड या आपके फैट से रिलेटेड या आपके वजन से रिलेटेड पूरी जानकारी नहीं दे सकता कि आप स्वास्थ्य के लेवल पे कहाँ पे हैं या आप स्वास्थ्य संबंधी खतरों में किस लेवल पे हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस चीज को मेजर करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे से मेजर कर पाएंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि इसको मेजर कैसे करना है। और इसकी मेजरमेंट के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल टूल की जरूरत होगी जो आपके सभी के घरों में अवेलेबल है, वो है एक मेजरिंग टेप। तो अगर आप देखेंगे कैसे इसको मेजर करना है, सबसे पहले वेस्ट की बात करते हैं। तो जो आपकी जो सबसे निचली पसली है, अगर आप टच भी करेंगे तो आप टच कर पाएंगे, और जो आपका हिप बोन है उसका जो सबसे ऊपरी कॉर्नर है, अगेन आप उसको अगर फील करेंगे तो आप टच कर पाएंगे। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसका जो मध्यम भाग है, जो सबसे नैरोएस्ट पार्ट है, वहां पे आपको अपना मेजरिंग टेप रखना है। और बहुत ही सिंप्लीफाई करने के लिए आपके जो नाभि का पोर्शन है, यानी पीछे और नाभि के पोर्शन को पैरेलल रखना है। कई बार क्या होता है कि जिनका थोड़ा सा वेट पेट की तरफ से थोड़ा सा मोटापा ज्यादा होता है, तो हम पीछे से तो मेजरमेंट ठीक ले लेते हैं बट आगे की तरफ हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी जमीन के समानांतर आपको अपना मेजरिंग टेप रखना है, और वही आपका सही मापने का तरीका है। जब हम हिप सर्कमफेरेंस की को मापने की बात करते हैं तो इसमें मेन चीज वही है कि आपको जो है अपना जो मेजरिंग टेप है वो भूमि के समानांतर रखना है, और जो आपका हिप्स का सबसे चौड़ा पोर्शन है, सबसे जो चौड़ा भाग है, वहां से आपको मेजर करते हुए इस हिप के मेजरमेंट को आपको लेना है। आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम वीडियो आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं कि कैसे आपको ये वेस्ट और हिप का रेशो मेजर करना है। नाउ इस वेस्ट और हिप के रेशो के हिसाब से आपको दो तरह के मोटापे के बारे में भी समझना जरूरी हो जाता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, जनरल टर्म में इसको हम एंड्रॉइड ओबेसिटी भी कहते हैं, और पियर शेप्ड ओबेसिटी जिसको हम गाइनॉइड ओबेसिटी भी कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे एप्पल का शेप कैसा होता है, जहाँ पे वो ऊपरी भाग में चौड़ा होता है, नीचे की तरफ वो थोड़ा सा संकरा होता है, और पैर में ऊपरी वाला भाग संकरा होता है, नीचे की तरफ का जो पोर्शन होता है वो चौड़ा होता है। तो जब हम एप्पल शेप्ड ओबेसिटी की बात करते हैं तो इसमें जो अधिकतर जो फैट होता है उसका संचय शरीर के मध्य भाग में होता है, यानी जो आपके जो अपर एब्डोमेन की तरफ है, जो आपका पेट की तरफ है, उसकी तरफ जो है आपका संचय ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू आपका थाई और हिप के एरिया में। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली आपका जो विसरल फैट है, जिसके बारे में अभी हम आने वाली स्लाइड्स में भी जानेंगे, और जो आपका सबक्यूटेनियस फैट है, यानी जो फैट आपकी स्किन के जस्ट नीचे रहता है, उसका जो संचय होता है वो काफी अधिक मात्रा में होता है। इसमें मेन चीज क्या है कि जो आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो आपके हिप सर्कमफेरेंस से ज्यादा आएगा। और ये जो ओबेसिटी है ये मेजरली जो है आपके जितने भी स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं, जैसे आपके दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सारी बीमारियों के खतरे को बढ़ा देता है। और ये जनरली मेल्स में होता है, ऐसा नहीं है फीमेल्स में नहीं होता है, जनरली मेल्स में होता है, इसीलिए इसको एंड्रॉइड ओबेसिटी भी कहा जाता है। जब हम पेयर शिफ्ट ओबेसिटी की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो हिप का जो सर्कमफेरेंस है वो
ज्यादा आएगा कंपैरेटिव टू आपके वेस्ट सर्कमफेरेंस के, और इसमें सबक्यूटेनियस फैट का संचय ज्यादा होता है, विसरल फैट का कंपैरेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से आपको जो स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं, यानी अगेन जैसे आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सब जो है आपको कंपैरेटिवली कम रिस्क रहता है। और जैसे मैं कह रही थी कि जो है ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को एप्पल शेप्ड ओबेसिटी नहीं हो सकती। एक 2019 में एक स्टडी की गई थी जिसमें ये देखा गया था कि ये ऑलमोस्ट 2683 यानी 2683 पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन पे यानी और महिलाओं पे ये स्टडी की गई थी, जिसमें ये देखा गया था कि जो पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं जिनका एप्पल शेप्ड ओबेसिटी है, वो अपनी ही उम्र के पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जिनमें ये ओबेसिटी नहीं है उनसे 3 गुना ज्यादा खतरे में होती है हार्ट रिस्क के। तो कहीं ना कहीं एप्पल शेप्ड ओबेसिटी बेसिकली आपकी ज्यादा खतरनाक है। अब अगली साइड में थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्या इसके हेल्दी रेंज है, और इसको हेल्दी रेंज को समझने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझना है, जहाँ पे आपको वेस्ट और हिप सर्कमफेरेंस का अनुपात जानना है। तो वेस्ट का जब मेजरमेंट आप लेंगे वो सेंटीमीटर्स में लेंगे, उसको ऊपरी भाग में रखेंगे और उसको फिर डिवाइड करेंगे आपके हिप मेजरमेंट्स, अगेन वो सेंटीमीटर्स में होगा। तो ये जो आपकी रेंज है ये अगेन जेंडर वाइज है। मेल्स में अगर आप देखेंगे जिनका भी 0.90 आपका वेस्ट टू हिप रेशियो होता है वो हेल्दी कहे जाते हैं, इनफैक्ट वो लो रिस्क कहे जाते हैं। 0.90 से 0.99 अगर आपका वेस्ट टू हिप सर्कमफेरेंस आ रहा है यानी आप मॉडरेट रिस्क में है, और जिनका भी 1 से ऊपर है तो वो हाई रिस्क में है। तो आप थोड़ा सा अपने पैरामीटर्स पे वापस जाइए, देखिए आप किस रेंज में है, और उसी हिसाब से अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के आप इस पे काम कर सकते हैं। फीमेल्स की जहां तक बात करें तो 0.80 से अगर आपका वेस्ट टू हिप रेशियो कम है तो आप लो रिस्क में हैं। 0.80 से 0.85 में अगर आप हैं तो आप मॉडरेट रिस्क में हैं, और अगर आप 0.85 से ज्यादा हैं तो आप हाई रिस्क पे हैं। अगला जो मापदंड जिसकी हम बात करेंगे, आई थिंक वो हम सबके जीवन की एक उलझन है, और हम में से काफी लोग, आप में से काफी लोग इस प्रोग्राम में इसीलिए भी आए होंगे कि मुझे अपना फैट परसेंटेज कम करना है। सभी मापदंडों में सबसे महत्वपूर्ण जो मापदंड है वो है आपका फैट परसेंटेज। क्योंकि ये फैट परसेंटेज सिर्फ महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि आपको अपना वजन से संबंधित जो है कुछ काम करना है, जो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपके स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे जो काम है, जो डेली आपके जो दिन भर में जो आपके जीवन की बहुत सारी क्रियाएं हैं वो इस फैट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ये समझते हैं भली भांति कि आपकी बॉडी में कुछ मात्रा में फैट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को पूरा करने में मदद करती है। जैसे फैट एक बहुत अच्छा एनर्जी रिजर्व है जब तक ये एक सही मात्रा में है। अगर एनर्जी रिजर्व ज्यादा हो जाएगा तो देन वो आपके जो है अलग अलग तरह के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को फिर से बढ़ाएगा। बहुत सारे हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, इनफैक्ट जो हॉर्मोन्स का बेस है वो आपका फैट्स, या आपका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है यानी जो आपकी सेल वॉल की लाइनिंग है उसके लिए फैट होना बहुत जरूरी है। जो आपके फैट सोल्यूबल वाइटामिन है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी बॉडी में फैट होना बहुत जरूरी है। आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपका फैट होना, आपकी बॉडी में थोड़ी मात्रा में फैट होना बहुत जरूरी है। और आपके जो बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका लंग्स और स्पेशली आपका ब्रेन, उसके काम करने के लिए फैट का होना आपकी बॉडी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि कितना फैट किस एज ग्रुप में और किस जेंडर के लिए होना आपकी बॉडी में एक हेल्दी रेंज में होगा, और उससे अगर ऊपर आप जाएंगे तो आप ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में माने जाएंगे। तो सबसे पहले फीमेल्स की बात करें, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एंड बाय नेचर जो हमारी फीमेल्स की बॉडी है वो फैट लविंग होती है, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं। तो रेंज समझ लीजिए 20 to 39 ईयर्स की की एज ग्रुप वाली जो फीमेल्स हैं उनका जो फैट परसेंटेज है वो 22 to 33 के आसपास होना चाहिए, उसको हेल्दी कैटेगरी माना जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये फिर से समझ लीजिए कि 20 की एज ग्रुप है तो इसका मतलब जो फैट की कैटेगरी है वो भी मिनिमल रेंज की तरफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 years and we are looking for 33 फैट परसेंटेज, ऐसा नहीं। ठीक है, दूसरा जो एज कैटेगरी है 40 to 59 है, यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिक एरर है यहाँ पे, 40 to 59, और उसमें जो फैट हेल्दी फैट परसेंटेज कैटेगरी है वो है 24 to 34, और 60 to 79
25 to 36% आपका फैट होना चाहिए। मेल्स की जहां तक हम बात करें तो मेल बॉडी कंपैरेटिवली मोर मस्कुलर होती है, उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज कंपैरेटिवली टू वुमेन कम होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे उसी हिसाब से दिखाया भी गया है कि मेल्स अगर 20 to 39 एज ग्रुप में आ रहे हैं तो 8 to 19% होना चाहिए, 40 to 59 में 11 to 22% और 60 to 79 में जो है 13 to 25% के आसपास होना चाहिए। और ये जो गाइडलाइंस है वो WHO के अकॉर्डिंग है। तो हेल्दी रेंज से अगर फैट का प्रतिशत ज्यादा होता है तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है, जैसे जो है आपका डायबिटीज, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी। और इसको आपको कैसे कम करना है, अगेन कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जो आप अभी कर रहे हैं इस प्रोग्राम में उसको आपको कंसिस्टेंटली करना है। जैसे आपको हाई फाइबर डाइट लेना है, हाई प्रोटीन लेना है, कैलोरी डेफिसिट डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस मेंटेन मैनेज करना है, गट हेल्थ से रिलेटेड आपको सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी आप धीरे धीरे इस अपने फैट परसेंटेज को हेल्दी कैटेगरी में ला सकते हैं। जब हमने फैट की बात की तो एक और फैट जो हमारे लिए अगेन बहुत एक खतरनाक चीज हम मान सकते हैं इस चीज को, वो है विसरल फैट। और ये जो विसरल फैट है ये वो फैट है जो आपके ऑर्गन्स के चारों ओर उसको सराउंड करके रखता है। तो एक थोड़ी मात्रा में ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कुशनिंग इफेक्ट देता है, ताकि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल शॉक लगे, एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो अगर आप ये देखेंगे दो तरह के फैट होते हैं मेजरली। एक सबक्यूटेनियस फैट होता है जो आपके बिल्कुल स्किन के जस्ट नीचे होता है, जो आपके विटामिन डी सिंथेसिस वगैरह में भी काम आता है। और दूसरा जो फैट है वो है विसरल फैट, जो आपके ऑर्गन्स के चारों ओर होता है। और वो अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो अगेन वो आपको बहुत सारी बीमारियों की तरफ ले जा सकता है और आपके इस खतरे को, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को कई गुना बढ़ा सकता है। और ये विसरल फैट बनता कब है, जब आप एक बहुत हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जब आपकी सबक्यूटेनियस फैट का जो पूरा रिजर्व है वो पूरा बढ़ जाता है, तो वो धीरे धीरे ब्लड में सर्कुलेट होके आपके ऑर्गन्स के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और कैसे आप ये विसरल फैट को कम कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बट इसका एक्सरसाइज से एक बहुत गहरा कनेक्शन है। इनफैक्ट 2017 में एक अध्ययन के अनुसार एक समूह था बहुत युवाओं का, और जो 10,000 स्टेप्स कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे 2 हफ्तों के अंतराल में जब उन्होंने 10,000 से जो है इसको 1,500 स्टेप कर लिया, तो ये देखा गया कि उनका जो विसरल फैट है उसमें 7% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि डाइट के साथ साथ स्ट्रेस और जो है एक्सरसाइज का एक बहुत गहरा संबंध है आपके विसरल फैट से। इसकी रेंज क्या है, 1 to 9 नॉर्मल रेंज है। अगर 10 से 14 के बीच में आपका विसरल फैट है, जो आपने उमरॉन मशीन के थ्रू आपने चेक भी किया होगा, 10 से 14 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ये हाई लेवल में है। और 15 से 30 के बीच में अगर है तो ये बहुत हाई लेवल तक माना जाता है, और ये बहुत खतरनाक हो जाता है आपकी बाकी सारी बीमारियों के खतरे को बढ़ाने के लिए। अब आता है मसल मास। और आई थिंक आपकी न्यूट्रिशनिस्ट और हम लोग अभी तक भी जितनी बार बात कर चुके हैं वजन संबंधी, तो हम हमेशा ये एक बात जरूर कहते हैं कि आप अपने फैट को कम कीजिए और अपने मसल्स को बढ़ाइए। नाउ मसल्स को एक्यूरेटली मेजर करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, भले आप किसी भी मशीन का इस्तेमाल करें और इसका कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी नहीं है। और इससे पहले कि हम इसके वर्गीकरण पे जाएं, इसकी आइडियल रेंज पे जाएं, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, 2 टर्मिनोलॉजी हैं, एक है लीन बॉडी मास और एक है मसल मास, जिसको हम कई बार एक दूसरे से जो है इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं, राइट। बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जब हम लीन बॉडी मास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें मसल मास के साथ साथ आपके जो बोन वेट है, आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, वो भी इंक्लूडेड है। और जब हम मसल मास की बात कर रहे हैं, उसमें मेनली 3 तरह की मसल्स जो है जुड़ी हुई हैं। आपका स्केलेटल मसल्स, जो आपकी हड्डियों से मसल्स जुड़ी हुई हैं, आपका जो कार्डियक मसल्स, जो आपके जो हार्ट में जो आपकी मसल्स हैं, और आपकी जो स्मूथ मसल्स जो आपके इंटेस्टाइन में है। हार्ट मसल्स और स्मूथ मसल्स में हमारा कोई वश नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही खाना आपकी बॉडी में जाता है तुरंत कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, हार्ट अपने हिसाब से चलता रहता है, और उनके वजन में कोई, मसल मास में कोई चेंज भी नहीं होता है। किस चीज में चेंज होता है, जो आपके स्केलेटल यानी जो आपकी हड्डियों से जुड़ी मसल्स है, बिकॉज उसी का हम इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ऐच्छिक रूप से करते हैं, यानी अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। तो जो भी वेयर एंड टेयर है
जो भी आपका रिपेयर है, जो भी आपका ग्रोथ है, जो भी आपका मेंटेनेंस है, वो बेसिकली किस मसल्स में हो रहा है? आपके स्केलेटल मसल्स में हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेंज भी है वो भी जो है आपके स्केलेटल मसल मास से रिलेटेड रेंज दी हुई है। तो अगेन ये एज रिलेटेड है, बिकॉज आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका मसल मास भी कम होता है, और बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं भी हैं जहाँ पे आपका मसल मास ऑटोमेटिकली कम होता है। जैसे आपने देखा होगा जो कैंसर पेशेंट्स हैं, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। सार्को मतलब मसल्स और पीनिया मतलब लेस। तो ये कंडीशन है जहाँ पे आपका मसल मास लॉस ऑटोमेटिकली होता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक बेड रिडन है तो भी आपका मसल वेस्टिंग होता है, जहाँ पे आपका मसल मास धीरे धीरे कम होने लगता है। और ओल्ड एज तो डेफिनेटली एक जो है पैरामीटर है ही। तो एज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 18 टू 35 की एज ग्रुप में आपका मसल मास परसेंटेज मेन के लिए 40 टू 44 होना चाहिए, वुमेन के लिए 31 टू 33 होना चाहिए। अगेन आप देखेंगे कि मेन और वुमेन में मसल मास का जो रेंज है वो थोड़ा सा जो है अलग है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक हार्मोन्स की वजह से, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेन में जो मसल मास परसेंटेज है वो कंपेरेटिव टू वुमेन ज्यादा होता है। 36 टू 55 की एज ग्रुप जो है उसमें आपका जो मेन के लिए जो परसेंटेज है वो 36 टू 40 होना चाहिए, और वुमेन के लिए 29 टू 31 होना चाहिए। 56 टू 75 32 टू 35 और 27 टू 30, और 76 टू 85 में मसल मास परसेंटेज 31 से कम मेन में होना चाहिए और महिलाओं में 26 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप शुरू से भी देखें 40 से धीरे धीरे 31 तक आ गया है। कहीं ना कहीं एज एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों मसल मास जरूरी है आपके लिए? बिकॉज कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए जरूरी है। और आपने किसी एक सत्र में ये भी सुना होगा कि 1 kg मसल आपकी ज्यादा ऊर्जा को व्यय करता है कंपेरेटिव टू 1 kg फैट। तो इसीलिए कहाँ पे आपको इन्वेस्ट ज्यादा करना है? आपके मसल मास पे। कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? अपनी एक्सरसाइज, अपनी वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और साथ में जो है प्रोटीन रिच सप्लीमेंट्स लेके। अब जो अगला मापदंड है अगेन वो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, और हम सब कहीं ना कहीं इस चीज में रहते हैं कि कैसे हम अपने बीएमआर को बढ़ाएं। तो पहले ये समझ लीजिए कि कुछ भी अच्छा बीएमआर या बुरा बीएमआर नहीं है, वो आपके बॉडी, आपके जेंडर, आपके जो है जेनेटिक्स, इन सारी चीजों से समझा जाता है। इसी इन सारी चीजों से एक्चुअली डिटरमाइन होता है। और ये है क्या? बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये आपकी एक आप दिन भर में कितनी एनर्जी खर्चा करते हैं अपने शरीर के बेसिक फंक्शंस को बनाए रखने के लिए, जैसे आपका ब्रेन फंक्शन, आपका हार्ट फंक्शन, स्पेशली जब आप रेस्ट पे हो, यानी जब आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली रेस्ट पे हो, आपकी बॉडी मिनिमम कितनी ऊर्जा व्यय करती है, बेसिकली ये उस चीज का मापदंड है। और जैसे मैंने कहा ये आपके बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, आपके जेंडर, आपके वेट, आपके एज, आपकी एथनिसिटी, कि आप किस एरिया से हैं, किस पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं, आपका बॉडी कंपोजिशन और आपका जेनेटिक फैक्टर भी। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से। लेकिन अगर आप एक उमरॉन मशीन या आप बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर का यूज करेंगे तो आपको ये बीएमआर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और ये बीएमआर क्यों जरूरी है? बिकॉज ये आपकी न्यूट्रिशनिस्ट है। आप इसी बीएमआर और आप टोटल दिन में कितनी एनर्जी खर्चा करते हैं, आप कितने एक्टिव है, आप सेडेंटरी हैं, लाइटली एक्टिव हैं, उन सारी चीजों को दिमाग में रख के आपको कितना कैलोरी डेफिसिट देना है, उसी हिसाब से आपको एक डाइट प्लान सजेस्ट किया होगा। तो बीएमआर और आपकी एक्टिविटी लेवल कितना है, इसी के बेसिस पे आपकी न्यूट्रिशनिस्ट ने डिसाइड किया है कि आपको कितने कैलोरी का डाइट प्लान मिलना चाहिए। तो बीएमआर न केवल आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को जो है डिफाइन करता है कि आपको कितना कैलोरी लेना चाहिए आपके वेट मेंटेनेंस, वेट लॉस या वेट गेन के लिए, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण मापदंड है। तो अभी तक हमने पूरा समरी की अगर हम बात करें तो आपका हमने कौन से मापदंड जाने यहाँ पे? बीएमआई, वेस्ट सर्कमफेरेंस, हिप सर्कमफेरेंस, वेस्ट टू हिप रेशियो, बॉडी फैट परसेंटेज, विस्ट्रल फैट, मसल मास, बीएमआर। और ये सारी चीजों को हम कैसे जो है अपनी हेल्दी रेंज में ला सकते हैं? बहुत सिंपल है। जो आप अभी तक अपने पिछले 28-29 दिन में आप जो अभी तक करते आ रहे हैं उसको आप आगे भी कंटिन्यू करें, भले वो सप्लीमेंटेशन है, आपका स्लीप है, आपका प्रोटीन का इंटेक है, फाइबर का इंटेक है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आपका वॉक है, आपका वाटर इंटेक है। बिकॉज ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन सारे मापदंडों को इफेक्ट करती हैं, और जब आप ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको उस हेल्दी रेंज में आने में।
कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं तो आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठिए, वो आपको आगे हेल्प करेंगे। और इसी के साथ मैं जो है अपनी लास्ट स्लाइड पे आ रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको एक्टिविटी ऑफ द डे दे रही हूँ, जहाँ पे आपको क्या करना है, अपना बीएमआई मेजर करना है उसी फॉर्मूले के थ्रू जो मैंने आपको इससे पहले समझाया, और अपना वेस्ट टू हिप रेशो जो है मेजर करके आप अपनी बेस लाइन जो आपने सबसे शुरुआत में जो है वैल्यूज ली थी उससे आप कंपेयर करेंगे। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि आप सिर्फ इन दोनों को ही क्यों, आप अपने सारे पैरामीटर्स को एक बार मेजर कीजिए और अपनी बेस लाइन वैल्यूज से जो है कंपेयर कीजिए और अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के पर्सनल विंडो पे आप शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। ओवर टू यू मेघा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सपना